हर पल आपके साथ। नमस्कार, हरपल न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नुपुर सक्सेना। स्वागत है आप सभी का प्राइम टाइम में। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन इससे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। पीएम मोदी ने उत्तराखंड को दी 17,500 करोड़ की सौगात। 23 परियोजनाओं का किया उद्घाटन। बोले ये दशक उत्तराखंड का। चुनाव आयोग ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा यूपी के सभी दलों ने समय पर चुनाव कराने की मांग। बुजुर्गों, दिव्यांगों को घर से वोट की सुविधा। 31 दिसंबर को अयोध्या दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह हनुमानगढ़ी और रामलला के करेंगे दर्शन। जनसभा को भी करेंगे संबोधित। गोरखपुर को सीएम योगी की सौगात। वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और 1,305 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का दिया तोहफा। सीएम बोले यूपी के युवा जॉब क्रिएटर बनेंगे। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा देश में कोरोना के 82,402 एक्टिव केस। 33 दिन बाद एक दिन में 10,000 से ज्यादा मामले मिले। रुक करते हैं अब खबरों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तराखंड के हल्द्वानी के दौरे पर रहे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हल्द्वानी में पीएम मोदी का भव्य स्वागत किया। यहां पर पीएम मोदी ने 17,500 करोड़ रुपए की 23 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस दौरान रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि पहले पहाड़ों को विकास से वंचित रखा गया था, हम उत्तराखंड को विकास का दशक बनाएंगे। पीएम मोदी ने उत्तराखंड की पिछली सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि वैसे आज जब जनता जनार्दन इन लोगों की सच्चाई जान चुकी है तो इन लोगों ने एक नई दुकान खोल रखी है। वो दुकान है अफवाह फैलाने की। बहुत बड़ा योगदान दिया है। यहाँ पंडित बद्रीदत्त पांडे जी, उनके नेतृत्व में उत्तरायणी मेले में कुली बेगार प्रथा का अंत हुआ था। साथियों, आज कुमाऊं आने का सौभाग्य मिला तो स्वाभाविक है कि आप लोगों के साथ जो मेरा पुराना नाता रहा है, जो गहरा नाता रहा है, उसकी पुरानी यादें ताजा होना बहुत स्वाभाविक है। जिनके बारे में हमने केवल सुना है, उन्हें प्रत्यक्ष रूप से देखा नहीं है, लेकिन जब जब हम आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी की ओर देखते हैं तो हमें उन महान विभूतियों का अंश हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी में दिखाई देता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी स्वामी विवेकानंद जी की तरह भारतीय संस्कृति की पताका को पूरे विश्व में फहराने का काम कर रहे हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की तरह राष्ट्र को सुदृढ़ एवं संगठित करने का काम कर रहे हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तरह दलितों एवं वंचितों और शोषितों की चिंता कर रहे हैं और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के आदर्शों पर चलते हुए अंत्योदय के स्वप्न को साकार करने का भी काम कर रहे हैं। 2 जनवरी को पीएम नरेंद्र मोदी मेरठ के सरधना में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय का शिलान्यास करेंगे। यूपी के इस पहले खेल विश्वविद्यालय के शिलान्यास समारोह के लिए पुलिस प्रशासन दिन रात तैयारियों में जुटा हुआ है। सलावा में जर्मन हैंगर से शिलान्यास समारोह के लिए पंडाल सजाया जा रहा है। साथ ही सलावा के पुलिस चौकी को भी आयोजन के लिए रेनोवेट किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश, पंजाब समेत 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आज चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें आयुक्त सुशील चंद्रा ने कहा कि 80 साल से ज्यादा आयु के लोग, विकलांग व्यक्ति और कोरोना प्रभावित लोग जो मतदान केंद्र पर नहीं आ पा रहे हैं, चुनाव आयोग उनके दरवाजे पर वोट के लिए पहुंचेगा। साथ ही आयोग ने कहा कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए सभी दलों ने समय पर ही चुनाव कराने की मांग की है। यूपी चुनाव की तैयारियों की समीक्षा करने के बाद मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये भी कहा कि सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने हमसे मुलाकात की और हमें बताया कि सभी कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए समय पर ही विधानसभा चुनाव कराए जाने चाहिए। जो राजनीतिक दलों ने जो विभिन्न बिंदु उठाए गए थे उसके बारे में बताना चाहूँगा कि सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने ये हम लोगों को बताया कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए समय पर चुनाव होने चाहिए। तो सबसे प्रथम सभी दलों ने विदाउट एनी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन सभी ने कहा कि कोविड को ध्यान में रखते हुए समय पर चुनाव कराया जाए। संत कबीर नगर में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर देश के गृह मंत्री अमित शाह हुंकार भरेंगे। जिले के तीनों विधानसभा के मतदाताओं को अपने पार्टी के पक्ष में करने के लिए संबोधन भी करेंगे। कार्यक्रम में 1 लाख भीड़
जुटाने का दावा किया गया है। साथ ही जनसभा में बीजेपी नेताओं को जीत का मूल मंत्र भी देंगे। बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह का संबोधन खत्म होने के बाद बीजेपी की जन विश्वास यात्रा के रथ पर सवार होकर विधानसभा चुनाव की हुंकार भरेंगे, जिसके लिए तैयारियां जोरों पर है। इस कार्यक्रम की तैयारी के लिए राष्ट्रीय मंत्री हरीश द्विवेदी, बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता समीर सिंह ने जनसभा स्थल का निरीक्षण किया। साथ ही गृह मंत्री अमित शाह के इस कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाने की कोशिश में भी लगे हुए हैं। राम मंदिर के पक्ष में फैसला आने के बाद पहली बार देश के गृह मंत्री अमित शाह 31 दिसंबर को अयोध्या के दौरे पर पहुंचेंगे, जहां वो भगवान श्री राम लला का दर्शन कर मंदिर निर्माण के कार्यों को भी देखेंगे। इसके बाद अयोध्या में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों को लेकर जनसभा को भी संबोधित करेंगे। अयोध्या में उनके भव्य स्वागत की तैयारियां शुरू कर दी गई है, जहां उनके पहुंचते ही भव्य स्वागत किया जाएगा। बता दें कि बीजेपी के महानगर अध्यक्ष अभिषेक मिश्रा के मुताबिक 31 दिसंबर को गृह मंत्री अमित शाह विधानसभा अयोध्या में चुनावी जनसभा को संबोधित करने के लिए पहुंचेंगे। वहीं वो सरयू नदी पर आरती पूजन के बाद जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इस जनसभा में 1 लाख लोग शामिल होंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की पंजाब में 3 जनवरी को होने वाली रैली को रद्द कर दिया गया है। वो मोगा में एक चुनावी रैली को संबोधित करने वाले थे। बता दें कि राहुल गांधी पार्टी के स्थापना दिवस मनाने के लिए इटली रवाना हो चुके हैं। हालांकि इसे उनकी पर्सनल विजिट बताई जा रही है। राहुल गांधी इन दिनों इटली की यात्रा पर है। इस बारे में कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने बताया कि राहुल गांधी संक्षिप्त निजी दौरे पर है। बीजेपी को इस बारे में अनावश्यक रूप से अफवाहें नहीं फैलानी चाहिए। सुरजेवाला ने आगे कहा कि राहुल गांधी 5 जनवरी को भारत आ जाएंगे, वो सभी के संपर्क में हैं। बता दें कि राहुल गांधी के इटली जाने से पहले पंजाब के मोगा में 3 जनवरी को रैली का कार्यक्रम था, जिसे राहुल गांधी संबोधित करने वाले थे, लेकिन इससे पहले वो पार्टी का स्थापना दिवस मनाकर विदेश रवाना हो गए हैं। लिहाजा पंजाब का कार्यक्रम फिलहाल के लिए रद्द कर दिया गया है। रैली कब होगी, इस बारे में पार्टी की तरफ से अभी तक कोई भी जानकारी सामने नहीं आ पाई है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर दौरे पर रहे। सीएम योगी ने यहां पर विश्व स्तरीय वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन करने के साथ ही 1305 करोड़ रुपए की लागत वाली 114 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। इसके साथ ही युवाओं को टैबलेट और स्मार्टफोन भी बांटे। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि यूपी के युवा अब जॉब सीकर नहीं बल्कि जॉब क्रिएटर बनेंगे। स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश सरकार ने एक स्पेशल फंड भी बनाया है। पंजाब में आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए चन्नी सरकार लगातार तोहफों की बरसात कर रही है। इस बार मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने नए साल के तोहफे के तौर पर आंगनबाड़ी वर्करों को सेहत बीमा की सौगात दी है। दरअसल सीएम चन्नी ने घोषणा की है कि पंजाब के आंगनबाड़ी वर्करों को 2500 रुपए महीना मिलेगा। इसके साथ ही आंगनबाड़ी वर्करों का 5 लाख का सेहत बीमा भी सरकार की तरफ से कराया जाएगा। वहीं इससे पहले चन्नी सरकार ने किसानों को भी कर्ज माफी का तोहफा दिया था। दरअसल चन्नी सरकार ने किसानों के 2 लाख तक का कर्जा माफ करने की घोषणा की थी। सरकार के इस फैसले से लगभग 2 लाख परिवारों को राहत मिली। बता दें कि किसानों का कर्ज माफ करने के लिए सरकार की तरफ से 1200 करोड़ रुपए की धनराशि जारी की जाएगी। इससे 5 एकड़ तक के जमीन मालिकों के 2 लाख तक कर्ज पूरी तरह से माफ हो जाएंगे। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कन्नड़ समर्थक संगठनों से 31 दिसंबर को निर्धारित राज्यव्यापी बंद वापस लेने की अपील की है। ये संगठन महाराष्ट्र एकीकरण समिति की गतिविधियों पर पूरी तरह से रोक लगाने की मांग कर रहे हैं। सीएम बोम्मई ने कहा कि वो पहले ही कन्नड़ विरोधी ताकतों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं और उनकी प्रतिबंध संबंधी मांग के कानूनी पहलुओं पर विचार कर रहे हैं। बता दें कि महाराष्ट्र एकीकरण समिति लंबे समय से बेलगावी में मराठी भाषी क्षेत्रों का महाराष्ट्र में विलय करने का अभियान चला रही है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने गुरुवार को कहा कि कोरोना वायरस के नए स्वरूप ओमिक्रॉन के मामले धीरे धीरे सामुदायिक स्तर पर फैल रहे हैं और राष्ट्रीय राजधानी में जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे गए नमूनों में से 46% में ओमिक्रॉन की पुष्टि हुई है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि जीआरपी के तहत कुछ पाबंदियां लगाई गई है और अतिरिक्त पाबंदियां लगाने के संबंध में फैसला डीडीएमए करेगा। 923 पॉजिटिव केसेज आए थे, पॉजिटिविटी थी 1.29%। केसेस पिछले कुछ दिनों में काफ़ी तेज़ी से बढ़े हैं। इसमें ओमिक्रॉन के भी काफ़ी केसेस आ रहे हैं।
जीनोम सीक्वेंसिंग जो कराई गई, अभी जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है उसके हिसाब से 46% जो केसेस हैं वो ओमिक्रॉन के आए हैं। तो उसके अंदर ट्रैवल हिस्ट्री वाले लोग भी हैं और जो ट्रैवल हिस्ट्री बिल्कुल नहीं जिनकी, वो लोग भी हैं। इसका मतलब दिल्ली के अंदर ओमिक्रॉन है। अब संतोष की बात यह है कि इसकी जो बीमारी है बहुत सीवियर नहीं है। ओमिक्रॉन है, बहुत तेज़ी से फैलता है, पहले वाले के मुकाबले इसकी फैलने की दर बहुत ज़्यादा है। बट दूसरा ये है कि इसकी जो सीवियरिटी है बहुत कम है, हॉस्पिटलाइजेशन बहुत कम है। देखो कल 923 लोग एडमिट, 923 लोग पॉजिटिव आए, परंतु डेथ 0 है। दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री गोपाल राय 31 दिसंबर को उत्तराखंड दौरे पर रहेंगे। इस दौरान जहां वो आम आदमी पार्टी की चुनावी तैयारियों की समीक्षा करेंगे, तो दूसरी ओर आखिरी 45 दिनों की रणनीति पर भी मंथन करेंगे। बता दें कि प्रवक्ता नवीन पिरशाली ने बताया कि राय यहां पार्टी पदाधिकारियों की समीक्षा बैठक लेंगे। बूथ से लेकर रैलियों समेत आगामी रणनीतियों की समीक्षा करने वाले हैं। साथ ही चुनाव को लेकर आखिरी 45 दिन की रणनीति को लेकर आप पूरी तरह तैयारी के साथ मैदान में उतरने वाली है। राय की समीक्षा बैठक में कर्नल कोठियाल, आप प्रभारी दिनेश मोहिनिया, आप सह प्रभारी राजीव चौधरी समेत चुनाव कमेटी के लोग भी शामिल होंगे। साल के आखिरी दिन यानी 31 दिसंबर को जीएसटी परिषद की बैठक होने वाली है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं। इस बैठक में अन्य बातों के अलावा टैक्स स्लैब को युक्ति संगत बनाने पर राज्यों के मंत्रियों की समिति की रिपोर्ट पर चर्चा होगी। बैठक में कुछ उत्पादों पर उलट शुल्क ढांचे में सुधार पर भी चर्चा की जाएगी। आपको बता दें कि टैक्स स्लैब के युक्तिकरण से संबंधित मंत्री समूह जीएसटी परिषद को रिपोर्ट देंगे। समिति ने रिफंड भुगतान को कम करने में मदद करने के लिए एक उलट शुल्क संरचना के तहत वस्तुओं की समीक्षा की है। इसके अलावा फिटमेंट कमेटी, जिसमें राज्यों और केंद्र के कर अधिकारी शामिल है, उन्होंने स्लैब और दरों में बदलाव और छूट सूची से वस्तुओं को हटाने के संबंध में मंत्री समूह को कई बड़ी सिफारिशें की है। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का ऑपरेशन ऑल आउट जारी है और सेना के जवानों को बड़ी कामयाबी मिली है। सुरक्षा बलों ने 2 अलग अलग एनकाउंटरों में 6 आतंकवादियों को मार गिराया। ये सभी आतंकवादी जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े हुए थे और इनमें से एक पाकिस्तानी आतंकी था। सुरक्षा बलों ने दक्षिण कश्मीर के कुलगाम और अनंतनाग में मुठभेड़ के दौरान 6 आतंकियों को मार गिराया है। भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान लगातार आसपास के इलाके में आतंकियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। इलाके में कुछ और आतंकवादियों के भी छिपे होने की आशंका है। मारे गए आतंकियों के पास से हथियार और गोला बारूद भी बरामद किए गए हैं। दुनिया में एक बार फिर से कोरोना ने तबाही मचानी शुरू कर दी है। इस बार ओमिक्रॉन वेरिएंट के चलते रिकॉर्ड तोड़ मामले सामने आ रहे हैं। अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन में कोरोना के नए मामलों ने सारे रिकॉर्ड तोड़कर रख दी हैं। बीते दिन 16 लाख से ज्यादा नए मामले सामने आए और 7,000 से ज्यादा मौतें हुई। इसी बीच WHO ने भी चेतावनी दी है कि डेल्टा के प्रकोप के दौरान ही ओमिक्रॉन का ज्यादा संक्रामक होना सुनामी ला रहा है। WHO चीफ ने बताया कि पिछले हफ्ते की तुलना में इस हफ्ते नए मामलों में 11% का उछाल आया है। उन्होंने बताया कि 20 से 26 दिसंबर के बीच करीब 50 लाख नए मामले दर्ज किए गए। इनमें से आधे से ज्यादा यूरोप में थे। वहीं बीते दिन दुनिया भर में 16.13 लाख नए मामले सामने आए हैं और 7,391 मौतें हुई। ओमिक्रॉन के चलते देश में संक्रमण का खतरा एक बार फिर से मंडरा रहा है। तीसरी लहर की आहट भी शुरू हो गई है। बढ़ते हुए खतरे को देखते हुए प्रशासन ने मुंबई में धारा 144 लागू कर दी है। मुंबई में 7 जनवरी तक धारा 144 लागू रहेगी। इसके साथ ही नए साल के जश्न मनाने पर भी रोक लगा दी गई है। बता दें कि मुंबई में बीते दिन कोरोना के 2,510 नए मामले सामने आए, जिसको लेकर प्रशासन ने धारा 144 लागू करने का फैसला लिया है। बताया जा रहा है कि इसके साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर नए साल का जश्न मनाने पर भी रोक रहेगी। रेस्टोरेंट, होटल, बार, पब, रिजॉर्ट और क्लब में 30 दिसंबर से 7 जनवरी तक कोई भी पार्टी आयोजित नहीं हो पाएगी। वही फिल्म इंडस्ट्री की अगर बात करें तो वहां भी कोरोना का कहर छाया हुआ है। करीना कपूर और अमृता अरोड़ा के ठीक होने के बाद अब नोरा फतेही को कोरोना हो चुका है। नोरा के प्रवक्ता ने इस बात की पुष्टि की है और बताया है कि नोरा अभी क्वारंटीन में है
और डॉक्टरों की निगरानी में है। नोरा के प्रवक्ता ने बयान जारी कर कहा कि नोरा फतेही की ओर से मैं बताना चाहता हूं कि नोरा को 28 दिसंबर को कोरोना संक्रमित पाया गया है। नोरा फतेही नियमों का पालन कर रही है, वो डॉक्टरों की निगरानी में क्वारंटीन है। वहीं नोरा ने संपर्क में आए लोगों से जांच कराने की अपील की है। यूपी के दुर्गा शंकर मिश्रा ने नए मुख्य सचिव का काम संभाल लिया है। बता दें कि दुर्गा शंकर मिश्रा 1984 बैच के यूपी कैडर के IAS अधिकारी है और इतना ही नहीं, मिश्रा दिल्ली मेट्रो के चेयरमैन भी है। दुर्गा शंकर मिश्रा 31 दिसंबर को रिटायर होने वाले थे। सरकार ने उन्हें 1 साल का सेवा विस्तार दिया है। जानकारी के मुताबिक दुर्गा शंकर मिश्रा एयरपोर्ट से सीधे चुनाव आयोग की बैठक में शामिल होने के लिए पहुंच गए। आपको बता दें कि योगी सरकार ने नए मुख्य सचिव के तौर पर दुर्गा शंकर मिश्रा की नियुक्ति का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। राजधानी दिल्ली में नए साल की पूर्व संध्या को लेकर व्यापक इंतजाम किए गए हैं, जिसके चलते 31 दिसंबर को रात 9 बजे से राजीव चौक मेट्रो स्टेशन से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी। DMRC ने इसकी जानकारी दी है। बता दें कि नए साल की पूर्व संध्या को लेकर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने भी कई पाबंदियां लगाई है, जिसके तहत रात 8 बजे के बाद कनॉट प्लेस में सभी तरह के वाहनों का प्रवेश बंद करने का फैसला लिया गया है। यूपी के प्राइमरी और जूनियर स्कूलों में 31 दिसंबर से 14 जनवरी 2022 तक शीतकालीन अवकाश रहेगा। बेसिक शिक्षा विभाग के टाइम एंड मोशन स्टडी के आदेश के तहत पहली बार शीतकालीन अवकाश दिया जा रहा है। इससे पहले जिलाधिकारी के आदेशों के तहत कई जिलों में स्कूलों में छुट्टी रही है। यह आदेश कक्षा 1 से लेकर 8 तक पर लागू होगा। बता दें कि ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए स्कूल किसी भी छात्र को आने के लिए बाध्य नहीं कर सकेगा। बच्चों को स्कूल भेजने के लिए पहले अभिभावकों से सहमति लेनी होगी। इसके साथ ही शिक्षक, कर्मचारी और छात्र छात्राओं के लिए मास्क पहनना जरूरी होगा। इसको लेकर उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने प्रमुख सचिव माध्यमिक शिक्षा के आदेश पर गाइडलाइंस जारी कर दी है, जो कि यूपी के सभी बोर्ड्स के स्कूलों पर लागू होगी। बिहार में 1 जनवरी को कोहरे के बीच ठंड बढ़ जाएगी। मौसम विभाग ने इसको लेकर अलर्ट भी जारी कर दिया है। मौसम विभाग का कहना है कि 31 दिसंबर से बिहार में रात के तापमान में 5 डिग्री तक की गिरावट आएगी, जिससे कि पटना समेत राज्य के अन्य जिलों में ठंड पड़ने लगेगी। साथ ही बिहार में आने वाले 3 दिनों में मौसम पूरी तरह से बदल जाएगा। मौसम विभाग ने बताया कि अगले 24 घंटे में राज्य के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। जयपुर में स्वाधीन फाउंडेशन की ओर से जयपुर क्रिकेट लीग का आयोजन किया जा रहा है। आपको बता दें कि 2 जनवरी से शुरू होने वाली इस लीग में जयपुर के 250 वार्ड के 4000 से ज्यादा खिलाड़ी खेलते हुए दिखाई देंगे। जयपुर क्रिकेट लीग की नॉकआउट फॉर्मेट पर उसे खेला जाएगा, जिसमें फाइनल मुकाबला जीतने वाली टीम को 1 लाख का इनाम मिलेगा। वहीं लीग के आयोजक मोहम्मद इकबाल ने बताया कि जयपुर के 10 क्रिकेट ग्राउंड में ये मैच खेले जाएंगे। इस लीग में 350 मैच होंगे और हर टीम 2-2 मैच खेलेगी। इसके लिए शहर के 10 अलग अलग क्रिकेट ग्राउंड का चयन किया गया है, जिसमें मैच टेनिस बॉल से 10-10 ओवर के खेले जाएंगे और सेमीफाइनल और फाइनल मैच लेदर बॉल से 20-20 ओवर के होंगे। बता दें कि लीग का शुरुआती मैच मानसरोवर के KL सैनी स्टेडियम में खेला जाएगा, जिसमें रंगारंग कार्यक्रम का भी आयोजन होगा। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच चल रहे 3 टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला मैच सेंचुरियन में खेला गया। भारत ने आज आखिरी दिन ये मैच 113 रनों से जीत लिया है और इसके साथ ही भारत ने 1-0 की बढ़त बना ली है। सीरीज में भारत को अब 2 और टेस्ट मैच खेलने हैं। बता दें कि टीम इंडिया ने आज 5वें और अंतिम दिन सेंचुरियन में खेले गए पहले टेस्ट मैच को 113 रनों से जीत लिया है। 305 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए साउथ अफ्रीकी टीम 191 रनों पर ढेर हो गई। भारत की सेंचुरियन के मैदान पर यह पहली टेस्ट जीत है। चलिए फिलहाल के लिए प्राइम टाइम में मेरे साथ बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए हर पल न्यूज़। नमस्कार। हर पल आपके साथ।